Hello students, it's chemistry time learning platform. Today we will discuss about the reason for hybridization. देखिए आपके पास ऊपर मैंने ड्रैगो कंपाउंड्स लिखा हुआ है, आपकी 2 वीडियोस इसमें बनेंगी। आपको सबसे पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको ड्रैगो कंपाउंड्स का देखना है, ठीक है। अदरवाइज आपको ड्रैगो कंपाउंड्स हाफ ही समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, आपने देखा होगा जब आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले पढ़ी, ठीक है, उसके बाद उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया, उनका डायरेक्शनल नेचर और कोवलेंट बॉन्ड की शेयरिंग के ऊपर डिपेंड थी आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वो क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात की थी, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब वो रीजन पढ़ेंगे कि हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्यों कंसिडर किया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहले मतलब ही ये होता है कि आपका जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, सेंट्रल एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि मैंने यहाँ मान लो एग्जांपल CH4 का ले लिया, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लिख दी मैंने यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, ठीक है, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p2। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे कार्बन के सेंट्रल एटम के, वो मिक्स करेंगे और मिक्स करके अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो आपके होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे एनर्जी, शेप और साइज सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आप वहां पर क्या होता है कि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कंसिडर क्यों कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रीजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन रीजन क्या है, 2 फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे, स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। मतलब अब मैंने यहाँ पर अगर ये सीधा आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं कंसिडर करती तो यहाँ पर क्या होता, क्योंकि देखो S क्या है, S, जो आपके पास S ऑर्बिटल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्योर S ऑर्बिटल में है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन प्योर P ऑर्बिटल। अगर मैं इसको कंसिडर करके चलूं कि CH4 में ये प्योर S में है और ये प्योर P में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा तो वहां पर आपको पता है कि जो P ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, ठीक है। सारे के सारे क्या होते हैं 90 डिग्री, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलाउंग क्या होते हैं, तीनों P ऑर्बिटल्स PX, PY, PZ 90 डिग्री के अलाउंग एंगल बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री पे आपको पता है रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, तो स्मॉल साइज है, ऊपर से जो ये बॉन्ड पेयर्स है इनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। और जो इस रिपल्शन की वजह से क्या करता है, ये स्टीरिक फैक्टर का मतलब क्या है, ये मेजर फैक्टर के अंदर आता है। आपका स्टीरिक फैक्टर का मतलब क्या है कि जो P ऑर्बिटल है, ठीक है, उसकी शेप की वजह से, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर है और 90 डिग्री के अलाउंग सब कुछ बन रहा है, तो 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, मिक्स होना स्टार्ट कर देता है S ऑर्बिटल के साथ। और जब मिक्स होगा, अब प्योर P, अब यहाँ पर P ऑर्बिटल S ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है, S P के साथ मिक्स होने नहीं गया। S क्यों, क्योंकि S तो आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर तो हम एंगल की बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो किनारे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके पास कोई रिपल्शन क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन जो P ऑर्बिटल है उसके पास रिपल्शन क्रिएट हो रही है, वो किसका मिक्स होने जाएगा, आपका S ऑर्बिटल के पास मिक्स होने जाएगा, ठीक है। तब जाके आप स्टडी करते हो ना SP, SP2, SP3, फाइन। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये P S के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, थीटा यानी कि एंगल आपका ये जो 90 डिग्री था ये आपका इंक्रीज होता जाएगा, सो डैट थीटा इंक्रीजेस, और परसेंटेज S करेक्टर भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज। इस एरो का मतलब है इंक्रीज होना, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो SP, SP2, SP3, अब SP में आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जब आपने पढ़ा होगा आगे, तो मैं सिंपली रीजन बता रही हूँ। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है, SP2 में 120 डिग्री एंगल होता है, SP3 में 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर परसेंटेज S करेक्टर कितना होता है आपका, 50%, 50% S करेक्टर, 50% P करेक्टर। यहाँ पर परसेंटेज S करेक्टर कितना होता है आपका, 33%, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज S करेक्टर नहीं निकालना था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर कितना होगा आपका, 25%, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका S करेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ देखो 50%, 33, 25, परसेंटेज S करेक्टर जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका, ठीक है, वैसे वैसे एंगल क्या कर रहा है आपका,
इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे 50% है, ज्यादा एस करेक्टर ज्यादा एंगल, कम एस करेक्टर कम एंगल, फाइन। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं, यानी कि मैंने P मिक्स क्यों ऐसा, ताकि उसकी रिपल्शन कम हो सके, मिनिमाइज हो सके, इसी को हम स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, मतलब रिपल्शन को कम करने के लिए किया। अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी कि प्योर P ऑर्बिटल S के साथ मिक्स होने जा रहा है, S P के साथ, S की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, स्टेरिक रिक्वायरमेंट, बट P की स्टेरिक रिक्वायरमेंट है S के साथ कनेक्ट होना, ताकि एंगल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, रिपल्शन कम हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, तो 90 डिग्री एंगल है और एक आपका है इतना एंगल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिपल्शन कम होगी, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो इफ प्योर P ऑर्बिटल ऑफ कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, देन बॉन्ड एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, मैंने बता दिया, ठीक है। P ऑर्बिटल रिक्वायर S करेक्टर, P ऑर्बिटल रिक्वायर S करेक्टर, ये मिक्स होगा इसके साथ, ठीक है, टू इंक्रीज बॉन्ड एंगल, दिस इज एरो रिप्रेजेंट इंक्रीज बॉन्ड एंगल एट 90 डिग्री, स्टेरिक रिपल्शन वेरी हाई, बहुत ज्यादा रिपल्शन थी, स्टेरिक मीन्स ये जो एंगल की जैसे रिपल्शन हो रही है आपकी, सो मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। अब मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि रिपल्शन ग्रेट होगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। Hence only P has steric requirement of s orbital so that percentage s character increases, यानी P को ही इसकी रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो कहाँ क्रिएट हो रही थी, P ऑर्बिटल में ज्यादा हो रही थी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सारे के सारे आपके 90 डिग्री पर होते हैं P ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब स्टेरिक फैक्टर के अंदर, अभी एग्जांपल मैं आपको बाद में समझाऊंगी, एक बार ये और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, नेक्स्ट आपके पास इसके जो रीजन है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। देखिए आपके पास क्या होता है, जब हमने वैलेंस बॉन्ड स्टडी हम स्टडी करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर क्या है, प्योर एस ऑर्बिटल, दिस इज प्योर पी। मेरे पास जब प्योर एस और प्योर पी कंबाइन कर रहे हैं, मतलब वो मिक्स नहीं हो रहे, एस एस में ही है और पी पी में ही है, ठीक है। तो हमने वहां पर ये पढ़ा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के अंदर होती है, एक एस में होगी और एक पी में होगी, अलग अलग, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया इन हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हुआ, आपके पास इस तरीके से बना कुछ। अब एक बात ध्यान रखनी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास फॉर्म होते हैं। यानी अगर दो आपके पास एस और पी मिक्स हो रहे हैं तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी आपकी, तो वहां पर दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, ये ज्यादा डायरेक्शनल है कि ये ज्यादा डायरेक्शनल है? ये आपका ज्यादा डायरेक्शनल है, क्यों? इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जैसे पी की होती है ना, पी ऑर्बिटल की, वैसे ही इसकी एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल नेचर ही कोवलेंट नेचर को इंक्रीज करता है। मतलब हम कोवलेंट नेचर को ही क्या स्टडी करते हैं कि उसका डायरेक्शनल नेचर होता है, और डायरेक्शनल नेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर एस क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ आएंगे, इस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आएंगे, और यहाँ पर अलग अलग आ रहे थे, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा होगी यहाँ पर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। एक तो डायरेक्शनल फिक्स हो गई, दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है इन बिटवीन एस एंड पी होगी। यानी देखो एस की और पी की, एस की एनर्जी सबसे कम क्यों है, बिकॉज ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, ठीक है। पी की ज्यादा क्यों है इससे, क्योंकि पी थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एस ऑर्बिटल है, देन आपके पास पी ऑर्बिटल आता है, ठीक है। तो एस ज्यादा क्लोज है तो उसकी एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एस पी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है इन दोनों के बिटवीन लाई करती है। अब मुझे बताओ एस के क्लोज ज्यादा कौन सा होगा, जिसके अंदर एस करेक्टर ज्यादा होगा। एस करेक्टर कहां पर ज्यादा दिख रहा है आपको, एसपी, फिर sp2, फिर sp3। यहाँ पर p ज्यादा है और s कम है, क्योंकि s का सिर्फ 25% है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर s के पास कौन सा है सबसे ज्यादा, जिसके अंदर 50% एस करेक्टर यानी sp, फिर 33% वाला, फिर 25% वाला, क्योंकि और ये p के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा होगा, क्योंकि 75 p करेक्टर, तो p करेक्टर के पास ये वाला होगा, ठीक, फाइन। तो यानी कि इनकी एनर्जी क्या होती है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, यानी इन दोनों से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वही लिखा है मैंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बेटर बॉन्ड बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल नेचर। द सेकंड थिंग, देन p ऑर्बिटल
ड्यू टू देयर लो एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या होती है, p ऑर्बिटल से कम होगी। तो जो ये बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है, उनसे अच्छे बॉन्ड कौन बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनकी एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। सो बोथ s एंड p, अब यहाँ पर s के साथ मिक्स हो रहा है और p भी s के साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को मिक्स कर रहे हैं, मतलब दोनों की एक दूसरे के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट है। फाइन, तो चलिए अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप की मिक्सिंग होती है, जो हम पढ़ेंगे अभी ड्रैगो कंपाउंड्स में। आइडियल मिक्सिंग, नॉन आइडियल मिक्सिंग, थर्ड इज योर नो मिक्सिंग। जो नो मिक्सिंग केस आता है दैट इज योर फॉर ड्रैगो रूल या ड्रैगो कंपाउंड्स के लिए होता है। नो मिक्सिंग में आपका ये दोनों कंसेप्ट काम ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो नो मिक्सिंग यानी ड्रैगो कंपाउंड से मेरे पास ये दोनों चीजें फेल हो जाती हैं, तभी मेरे पास मिक्सिंग ही नहीं होती वहां पे एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्योर एस ऑर्बिटल में रहते हैं और पी के इलेक्ट्रॉन्स पी में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियल मिक्सिंग के केस में ये दोनों फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे आपका CH4 मॉलिक्यूल परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। और आपके पास जो मेजर फैक्टर स्टेरिक फैक्टर है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि यहाँ पर आप बोलते तो हो कि NH3 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बट शेप इसकी पिरामिडल हो जाती है, वहां शेप इसकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ लेकिन शेप इसकी एज इट इज टेट्राहेड्रल ही रहती है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भी क्या था, एक बार ये देखो, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, ठीक है। और जो p ऑर्बिटल है वो यहाँ पर सिर्फ s के साथ मिक्स करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी देखो NH3 अगर मैं बनाऊं तो 90 डिग्री वहां पर भी होगा क्योंकि p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिर रिपेल करेंगे तो वहां पर स्टेरिक रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है NH3 में। तो नॉन आइडियल मिक्सिंग जहां पर होती है, जहां पर आपको शेप डिस्टॉर्ट दिखती है, जैसे पिरामिडल हो गई, ठीक है। आप टेट्राहेड्रल में भी आप दूसरी चीज पढ़ते हो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के लिए आप पढ़ते हो बेड शेप हो जाती है, तो वहां पर स्टेरिक फैक्टर काम करता है आपका, ठीक है। जहां पर भी नॉन आइडियल मिक्सिंग होती है, शेप डिस्टॉर्ट होती है। फाइन, तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर खत्म होता है। रीजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन ये समझना बहुत जरूरी होता है। ये हम पढ़ते ही नहीं है कि रीजन क्या है, हम बस चलते जा रहे हैं कि भी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर ली, देन हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, फिर हमने आगे वेस्पर थ्योरी स्टडी करी, देन एमओटी स्टडी करी, बट हमें रीजन ही नहीं पता होता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट ही क्यों है, इसके लिए ये रीजन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट रीजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहां पर ड्रैगो कंपाउंड्स यानी ड्रैगो रूल के बारे में समझेंगे, जो कि हाइब्रिडाइजेशन का नो मिक्सिंग कंसेप्ट में आता है आपका, जहां पर हम इन दोनों को कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि वहां से कंसेप्ट उठकर कहाँ से आया आपका पूरा ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।